बिहार में एक सीट पर, जो कि बांकीपुर की सीट है, उसमें उपचुनाव होना है और उपचुनाव बहुत बड़ी खबर नहीं है, लेकिन खबर इसलिए अब हो रही है क्योंकि 8 महीने पहले जो मेन चुनाव था उसमें जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष संयोजक प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन उपचुनाव में लड़ने की उनकी पूरी तैयारी है। औपचारिक तौर पर अभी नाम का ऐलान नहीं है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि पूरी तरह से जन स्वराज ने तैयारी कर ली है और प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतरने वाले हैं। इस सीट को लेकर के मेरे साथ चर्चा के लिए जितेंद्र जी हैं। जितेंद्र जी, ये बताइए कि मेन चुनाव में नहीं लड़े, अब जाकर के उपचुनाव में लड़ रहे हैं, आखिर प्रशांत किशोर दिखाना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं, जबकि सुपड़ा साफ हो गया था विधानसभा चुनाव के दौरान। क्या रणनीति है, क्या नज़र आ रहा है आपको? मैं अभी भी मैदान में हूँ, पीछे हटा नहीं हूँ। जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी पार्टी भले ही हार गई हो, और हालांकि उन्होंने चुनाव उस टाइम नहीं लड़ा था, कयास ये लगाए जा रहे थे कि वो भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने कहा कि मैं पूरा समय अपना संगठन को देना चाहता हूँ, चुनाव लड़वाना चाहता हूँ। अब चूंकि एक सीट पर चुनाव है, ये उनके लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह होने वाला है कि जनता ने, देखिए, उनको पूरी तरीके से नकार दिया था उस विधानसभा चुनावों में जो हाल ही में भी संपन्न हुए हैं। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, सरकार उनकी बन गई है और मुख्यमंत्री भी बीजेपी का बन गया है। अब आपने जो सवाल किया कि आखिर क्यों, अब दरअसल वो ये दिखाना चाहते हैं जनता के बीच में कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी थी वो भले ही पीछे हार गई हो, लेकिन हम अभी भी ज़मीन पर लगे हुए हैं। आपने देखा होगा कि अभी बिहार में एक बहुत बड़ा एक एनकाउंटर का मामला चल रहा है, जो फर्जी एनकाउंटर जिसको बताया जा रहा है, और उसकी सिंपैथी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा, भरत तिवारी जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर खुद उसके गाँव गए थे और सरकार को बहुत घेरा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि जो ऊपर आदेश किसने दिया था वो बताएं, क्योंकि गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास आता है, जो कि मुख्यमंत्री हैं बिहार के। उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक उन्होंने किया था। और जो बांकीपुर विधानसभा सीट है वो 5 बार से जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनके पास थी। वो सीट वहाँ से अब खाली हुई है। अब बीजेपी के लिए भी उसमें एक चैलेंज ये है कि जो 5 बार से लगातार बीजेपी जीतती आ रही थी, उसको सीट को बचाना है। दूसरा, एक चूँकि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके लिए भी एक चैलेंज आएगा कि भाई हम उपचुनाव में किस तरीके से इस सीट को बचाएं। तो दोनों के लिए इस वक्त देखा जाए तो ये करो या मरो की स्थिति है। बीजेपी के लिए हालांकि उतना मुश्किल रहने वाला है नहीं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि बीजेपी का अच्छा खासा वहाँ पे वोट बैंक है और वोट शेयर भी है, क्योंकि 5 बार से नितिन नवीन वहाँ जीतते आ रहे थे। अब उस विधानसभा का पूरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हुआ है, तो वो सीट बीजेपी एक तरीके से मुझे लगता है कि जीत ही जाएगी। लेकिन आपने बात की प्रशांत किशोर की, प्रशांत किशोर सिर्फ वहाँ ये दिखाने के लिए जा रहे हैं कि मैं अभी मैदान में हूँ और अभी भी हमारी पार्टी ज़मीन पे उतरी हुई है, जनता के बीच है। ज़मीनी मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और सिर्फ वो एक उनका लिटमस टेस्ट है, जैसे मैंने बताया आपको, कि वो अपने आप को आंकने के लिए जा रहे हैं कि क्या जनता का रुझान अभी भी हमारी तरफ कुछ है या नहीं है। आंकने के लिए जा रहे हैं। 8 महीने पहले आपने आका, आपके नंबर शून्य आए। 8 महीने बाद आप उपचुनाव में उठ करके आप ये बताने के लिए कि मैं भी जिंदा हूँ, ये बताने के लिए तो आप किसी को भी लड़ा सकते हैं। तो पार्टी में बहुत सारे नेता हैं, केवल आप अपने स्वयं आकर के आ गए। सबसे बड़ी बात ये, चर्चा हम लोग इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, उपचुनाव में लड़ रहे हैं। अब मेन चुनाव में नहीं लड़े, उपचुनाव में आकर के लड़ रहे हैं। आप अगर अपने आप को इतने बड़े कद्दावर नेता समझते हैं तो उपचुनाव में आकर के लड़ने की क्या आवश्यकता है? देखिए, मैं वही बता रहा हूँ ना, क्योंकि उस टाइम उन्होंने जो अपने वक्तव्य दिए थे, आपको याद होगा, तो उन्होंने बोला था कि मैं पार्टी को मजबूत करना चाहता हूँ, अगर मैं भी चुनाव लड़ूंगा तो पार्टी के चुनाव को लड़ा, क्योंकि वो सबसे बड़ा फेस थे उस पार्टी के। अभी क्या है कि उपचुनाव है एक सीट पर, और ये हमने देखा है अक्सर सत्ता में जब होते हुए जो जिसकी सरकार होती है उसी पार्टी को अधिकतर वो सीट जाती है। उपचुनाव मिलते हैं, उपचुनाव, क्योंकि पूरा सिस्टम उन्हीं का होता है। इस टाइम जिस बीजेपी जिस पोजीशन में है उसे तो हरा पाना एक बहुत दूर की कौड़ी नज़र आती है मुझे भी फिलहाल। लेकिन बात हम कर रहे हैं जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर की, कि वो क्यों उतरे हैं। तो जैसे मैंने आपको पता था कि वो सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी अभी भी मुद्दों को लेकर जमीनी स्तर पर उतरी हुई है। चूँकि वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट रही है, वो खाली हुई है, प्रोमिनेंट सीट है, वो फोकस ज़्यादा रहेगा उस पर। क्योंकि मीडिया, देखिए क्या होता है कि जो कोई बड़ा शख्स होता है उसकी अगर वो सीट खाली होती है या कोई चुनाव लड़ता है तो फोकस ज़्यादा रहता है। फोकस वहाँ पर ज़्यादा है। प्रशांत किशोर को पता है कि मीडिया में किस तरीके से अपने आप को ज़िंदा रखना है, और जैसे कि मैंने पहले वो दिखाने आ रहे हैं कि अभी हम हैं, ज़मीन पर हैं। वो सिर्फ एक, मुझे लगता है कि दिखाने की कवायद है कि जन स्वराज पार्टी बिहार में अभी भी ज़मीन पर काम कर रही है, ज़मीनी मुद्दों को उठा रही है। अब एक सवाल यहीं सर ये निकल करके आता है कि इतनी अगर प्रोमिनेंट सीट है जो आप बता रहे हैं कि हाँ वाकई में जो बीजेपी के अध्यक्ष की अगर छोड़ी हुई सीट है तो जाहिर सी बात है प्रोमिनेंट, लेकिन अगर वो अगर इस बात को लेकर के कि मैं भी जिंदा हूँ,
तो ये तो मुझे लगता है कि शायद सुसाइडल है, क्योंकि एक इतनी बड़ी सीट जहां पर बीजेपी 5 बार से रही हो और आप उपचुनाव लड़ रहे हो, अगर यहां पर आपकी हार और होगी तो उसके बाद आपकी दुर्गति क्या बचेगी, फिर उसके बाद आपकी इज्जत भी तो दांव पर लगी है। जन स्वराज जो प्रशांत किशोर है उन्हें पता है कि राजनीति को एक दो चार दिन का खेल नहीं होता है, बहुत लंबा खेल है ये। एक परसेप्शन की होती है, एक इमेज बिल्डिंग की भी तो होती है। ही जा रहे हैं वो कि देखिए मैं उनके खिलाफ खड़ा हुआ यहाँ पर, मेरी पार्टी ने हमने उस चुनाव में नहीं लड़ा, मैं सबसे बड़ा नेता हूँ अपनी पार्टी का और मैं अब शहीद होने के लिए जा रहा हूँ। वो जानते हैं कि वो शहीद होंगे, वो जानते हैं कि चुनाव वो जीत नहीं पाएंगे वहाँ से, लेकिन चूंकि एक मैसेजिंग देनी है, राजनीति में मैसेजिंग बहुत ज़रूरी होती है। आप भी जानते हैं इस बात को कि मैसेज जो आप देते हैं जनता के बीच में वो लंबे समय तक याद रहता है। अच्छा, अब मैसेज इस जो ये चुनाव है आपका आकलन क्या, मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर प्रशांत किशोर लड़ते हैं, हार जाते हैं, तो क्या मैसेजिंग जाएगी? मैसेजिंग यही जाएगी कि जन स्वराज पार्टी ज़मीनी स्तर पर अभी जनता के मुद्दों को उठा रही है, भले ही कितनी बड़ी सीट हो, कितनी बड़ी पार्टी हो, हम उनके सामने खड़े हुए हैं जनता की आवाज़ बनकर। और जमानत जब्त कराते रह रहे हैं। देखिए राजनीति में ऐसा ही होता है, राजनीति में कोई, जैसे मैंने बताया ना कि एक दो दिन का खेल नहीं होता है, वो लंबी राजनीति। अभी क्योंकि देखिए बिहार में कोई चुनाव नहीं है, ये उपचुनाव है, अपने आप को स्टैब्लिश करने में लगे हुए हैं। उन्होंने क्या बोला था जब चुनाव हारे थे, तो कि हम भले ही चुनाव हार गए हैं, हमारा हौसला नहीं हारा, हम आगे भी काम करते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, जनता के बीच में जाते रहेंगे। और उन्होंने अपना एक अलग स्थान भी बनाया है कि जब तक हम अगले बार चुनाव जीत नहीं जाएंगे तब तक हम एक अपना उसमें रहेंगे, एक कुछ फार्म हाउस टाइप का एक बनाया उन्होंने एक अपना, जब तक वहीं रहेंगे हम, तो एक नया प्रण लिया है उन्होंने। तो ये सिर्फ मैसेजिंग है कि जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर, उनकी पार्टी ज़मीन पर जनता के बीच में उतरी हुई है और स्थानीय मुद्दे, लोकल मुद्दे, आम जनता के मुद्दे घेरने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं वो खड़े हो रही हैं इसमें, और उसके अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आता है। बिहार की जो आप बात करें स्थानीय मुद्दे की, स्थानीय मुद्दे बाढ़ की हर साल आती है, आज तक वो मुद्दा नहीं। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है जाति का, सबसे बड़ा है अपने कैडर का, दलित, महादलित, अगड़ा पिछड़ा। तो वो कहाँ ये मुद्दे लेकर के, अगर आप लगता है कि कहीं स्टैंड कर पाएंगे, आपको लग रहा है कहीं स्टैंड कर पाएंगे? ये जल, जमीन, पानी, बिजली, ये सब कई मुद्दे हैं, आपको लग रहा है कि इस उपचुनाव में ऐसे मुद्दे हो सकते हैं? बिहार में अभी क्या समीकरण बने हुए हैं, आप भी भली बातें जानते हैं इस वक्त क्यों बोला हुआ है बिहार। अभी जो भरत तिवारी एनकाउंटर हुआ उसको लेकर कितनी सरकार की निंदा हो रही है कि पुलिस वालों ने मिलकर एक जो शख्स सरेंडर करने वाला था, सरेंडर कर दिया था उसने, उसको उन्होंने मार दिया, कहीं ना कहीं उसकी हत्या की गई है। तो ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, राष्ट्रीय खबर बनी हुई है पूरी कितने दिनों से, और सरकार भी इस पर घिरी हुई है। क्योंकि प्रशांत किशोर ने डायरेक्ट चोट की थी कि ऊपर के लोगों ने जब तक आदेश नहीं दिए होंगे तब तक पुलिस वाले गोली नहीं चला सकते हैं, और गृह मंत्रालय किसके पास है? सम्राट चौधरी के पास है। तो डायरेक्ट उन्होंने पिन पॉइंट किया था, सरकार को चैलेंज किया था, और सरकार को ही यहाँ चैलेंज करने वो जा रहे हैं कि देखिए हम जनता के मुद्दों पर आपसे जवाब मांगेंगे और जवाबदेही तय करेंगे। और इस पूरे चुनाव में देखिएगा आप, भरत तिवारी एनकाउंटर केस ही सबसे बड़ा मुद्दा बन के रहेगा, सुरक्षा मुद्दा रहेगा और लॉ एंड ऑर्डर उसी का मुद्दा बनाया जाएगा, और प्रशांत किशोर लगातार उसकी ही बात करेंगे। वो भली बात ही जानते हैं कि चुनाव में उनका कोई जीत का जो परसेंटेज है, मैं कहूँगा कि एक बार ना के बराबर है। हालांकि चुनाव में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो समीकरण बताते हैं, राजनीति सिर्फ हवा का खेल नहीं है, समीकरण धरातल पे क्या है वो नज़र आने चाहिए, और वो दिख भी रहे हैं कि वो अभी तो फिलहाल बीजेपी के पक्ष में है बिहार में। और बांकीपुर जहाँ विधानसभा की बात है, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए नितिन नवीन, उनकी सीट रही है, 5 बार से वो भी विधायक रहे हैं। अगर वो एक बार भी जाकर वहाँ पर जनता से कह देंगे कि देख लीजिएगा, तो आपको लगता है कि वो सीट प्रशांत किशोर को चली जाएगी या कुछ वोट ले भी पाएंगे वहाँ पे? तो मैसेजिंग होती है, ये पूरी तरीके से मैसेजिंग है और कोई कवायद नहीं है। 30 तारीख को वहाँ इलेक्शन है। अब देखना होगा कि 8 महीने में सम्राट चौधरी की सरकार के खिलाफ क्या वाकई में कोई ऐसी एंटी इनकम्बेंसी बनी है, या फिर भरत तिवारी का कोई ऐसा इतना बड़ा फैक्टर एक नया खड़ा हो गया है कि बांकीपुर जैसी सीट पर जन स्वराज के अध्यक्ष को अपने लिए कोई उम्मीद की किरण नजर आती है। हमारी इस खबर पर पूरी नज़र बनी रहेगी, बांकीपुर में क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए स्टेट मिरर।